हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे काईजी सीरीज के तीसरे और आखिरी पार्ट काईजी दी फाइनल गेम को, जिसे रिलीज किया गया था 2020 में। अगर आपने इस सीरीज के पिछले 2 पार्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देख लें, उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब जानते हैं इस मूवी की कहानी को बिना किसी देरी के। पिछले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि काईजी के पास अब बस चिल्लर ही बची थी और अब वो टीआई कंपनी में मजदूरी करके अपना गुजारा कर रहा है और जो भी थोड़े पैसे वो कमाता है उसे वो पीने में उड़ा देता है। एक दिन काईजी के पास वही अंडरग्राउंड वाला लीडर फोरमैन आता है और उसे टावर ऑफ बावेल नाम के डेथ गेम के बारे में बताता है। ये गेम एक अमीर आदमी ऑर्गेनाइज करवाता है जिसके पास बहुत पैसा है। गेम बहुत ही आसान है। एक बिल्डिंग की छत पर एक बहुत ही ऊंचा खंभा लगा होता है जिसके ऊपर एक डिवाइस होता है। जो भी प्लेयर सबसे पहले उस खंबे पर चढ़कर डिवाइस को ले लेता है वो जीत जाता है। लेकिन गेम शुरू होने तक ये बात नहीं बताई जाती कि ये खंबा सिटी की किस बिल्डिंग पर होगा। ये पूरे शहर में कहीं भी हो सकता है और इसीलिए काईजी ने आज तक इस गेम में हिस्सा नहीं लिया। लेकिन फोरमैन को ये पता था कि अगला गेम कौन सी बिल्डिंग पर होगा। फोरमैन काईजी को वो जगह बता देता है और उसकी गेम में हिस्सा लेने की फीस भी भर देता है, लेकिन बदले में फोरमैन को इनाम का आधा हिस्सा चाहिए था। शाम को गेम शुरू होता है और सभी लोगों को उस खंबे की लोकेशन बताई जाती है जो कि एक वेयर हाउस की छत पर था और करीब हजारों लड़के उस लोकेशन की तरफ भागते हैं। लेकिन काईजी उस वेयर हाउस के साइड वाली बिल्डिंग की छत पर चढ़ता है। हमें पता चलता है कि इस खंबे के ऊपर एक कैलकुलेटर जैसा डिवाइस है जिसमें इस गेम का विनर जितना बड़ा नंबर एंटर करेगा उतने पैसे उसके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा ये इसमें से करीब 1 बिलियन निकाल सकते हैं। लेकिन इस डिवाइस के दूसरी तरफ एक मैजिक की थी जिसके अंदर एक टॉप सीक्रेट इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में अभी तक कोई भी नहीं जानता। जीतने वाला इन दोनों में से कोई एक इनाम ही चुन सकता है। अब सभी लोग उस खंबे पर चढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन काईजी ने पहले ही जुगाड़ कर पास की बिल्डिंग पर एक मेटल का बीम लगा दिया था जिस पर चलकर वो उस डिवाइस तक पहुंच सकता है। इधर एक लड़का ड्रोन लेकर आया था और वो ड्रोन से ही उस कार्ड को लेने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी सभी लोग उस ड्रोन पर पत्थर मारकर उसे गिरा देते हैं। इसके बाद सभी की नजर काईजी पर जाती है और उसे रोकने के लिए कुछ लड़के दूसरी बिल्डिंग में जाकर उस मेटल बीम को हिलाने लगते हैं ताकि काईजी नीचे गिर जाए। सबका ध्यान बटा हुआ था तो एक दूसरा लड़का खंबे पर चढ़ जाता है और ये देख काईजी बीम से कूद जाता है। वो उस कार्ड को छू तो लेता है लेकिन पकड़ नहीं पाता और नीचे जा गिरता है। इसके बाद वो लड़का उस कार्ड को लेकर नीचे आता है, लेकिन वो देखता है कि ये कार्ड काम नहीं कर रहा था। उसे बताया जाता है कि जो भी प्लेयर सबसे पहले इस डिवाइस को टच करता है ये डिवाइस फिर उसी के फिंगरप्रिंट से चलता है, मतलब कि असली विनर काईजी है जिसे ज्यादा चोट नहीं आई थी। अब काईजी से पूछा जाता है कि वो इनाम के 1 बिलियन लेगा या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। इधर फोरमैन खुश हो रहा था कि काईजी जीत गया, लेकिन काईजी पैसों की जगह सीक्रेट इन्फॉर्मेशन चुनता है। हम देखते हैं कि टीआई कंपनी ने अब अंडरग्राउंड एक टीआई लैंड नाम की जगह बनाई थी जहां पर कई सारे इल्लीगल कैसीनो और डेथ गेम्स थे। यहाँ हम एक मिनिस्टर टाकाकुरा को देखते हैं जो कि यहाँ के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ रॉक पेपर सीजर्स का गेम खेलता है, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट था। इन्हें 3 गोल्डन एग्स भी दिए जाते हैं। शर्त ये थी कि अपोनेंट को एटलीस्ट एक बार एक गोल्डन एग को हाथ में रखकर रॉक चलना होगा और फिर वो गोल्डन एग उसी का हो जाएगा। कैबिनेट मिनिस्टर लालची था तो वो हर बार रॉक ही चलता है और तीनों राउंड हार जाता है। हारने पर ताकाकुरा उसे अपने मिनिस्टर के पद से रिजाइन करवा देता है। इसके बाद ताकाकुरा को हम प्रेसिडेंट की मीटिंग में देखते हैं। जापान की जीडीपी गिरती जा रही थी और बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही थी। साथ ही जापान देश बहुत बड़े कर्जे में भी था। ताकाकुरा इसका एक सॉल्यूशन बताता है कि उन्हें जनता का टैक्स 30% से बढ़ा देना चाहिए और पेंशन देना बंद कर देनी चाहिए। साथ ही अगर ये जापान के सभी लोगों के बैंक में पड़े पैसों पर कब्जा कर ले तो ये आसानी से देश का कर्जा चुका सकते हैं। इधर काईजी उस कार्ड को लेकर एक पुराने से घर में जाता है जिसका दरवाजा उस कार्ड से ही ओपन होता है। अंदर काईजी को एक लड़की किरीनो मिलती है। वो भी एक गेम में जीतकर यहाँ आई थी, लेकिन उसका गेम लक पर बेस्ड था जिसमें हजारों लोगों पर हजारों कार्ड्स बरसाए गए थे और विनिंग कार्ड किरीनो के हाथ लगा था। किरीनो काईजी से पूछती है कि उसने पैसों के बदले इंफॉर्मेशन क्यों चुनी।
जिस पर काइजी बताता है कि उसके पहले जिन भी विनर्स ने पैसे चुने थे उन सब का कुछ ही दिनों बाद मर्डर हो गया था और उनके पैसे लूट लिए गए थे। इसके बाद यहाँ पर एक ओल्ड मैन और उसका सेक्रेटरी कनाको आते हैं। ये ओल्ड मैन जापान के कुछ सबसे अमीर लोगों में से एक है और इसी ने काइजी और किरीनो वाले गेम्स ऑर्गेनाइज करवाए थे। ओल्ड मैन काइजी को बताता है कि यहाँ की गवर्नमेंट जल्दी डिपॉजिट ब्लॉकेड करने वाली है, जिसमें वो आम जनता का बैंक में पड़ा हुआ पैसा हथिया लेगी और उससे कंट्री का लोन चुकाएगी और फिर जनता में नए नोट्स बांटे जाएंगे। ओल्ड मैन वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, तो मरने से पहले वो देश का भला करना चाहता है। वो चाहता है कि ये डिपॉजिट ब्लॉकेड का बिल कभी लागू ही ना हो और इसके लिए उन्हें पॉलिटिशियंस को करीब 100 बिलियन की रिश्वत देनी पड़ेगी। लेकिन ओल्ड मैन के पास अभी सिर्फ 50 बिलियन है। ओल्ड मैन एक गेम्बल में अपने पैसे डबल करना चाहता है और उस गेम को जीतने में ही उसे काइजी और किरीनो की मदद चाहिए, जिसके बदले वो इन्हें करोड़ों रुपए देंगे। लेकिन काइजी को पॉलिटिक्स के लफड़े में नहीं पड़ना था, तो वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि ओल्ड मैन का ओपोनेंट टीआई का प्रेसिडेंट कुरोसाकी होगा, जिससे बदला लेने के लिए काइजी मान जाता है। इसके बाद कनाको इन्हें टीआई लैंड में ले जाता है और बताता है कि वो लोग टीआई लैंड का सबसे बड़ा गेम फाइनल जजमेंट खेलने वाले हैं। इस गेम में प्लेयर्स अपनी सारी धन दौलत को दांव पर लगाकर उसे सोने में कन्वर्ट करते हैं और फिर आखिर में जिसका भी पल्ला भारी होता है वो इस गेम को जीत जाता है और सामने वाले को खाली हाथ लौटना पड़ता है। लेकिन इस गेम में प्लेयर्स अपने फैमिली, फ्रेंड्स और फैंस की मदद ले सकते हैं। ये लोग अपने खुद के पैसे इनकी जीत पर लगा सकते हैं और असली गेम यही है कि किसके पास सबसे ज्यादा सपोर्टर्स हैं। काइजी को यहाँ एक बंजी जंपिंग वाले डेथ गेम के बारे में पता चलता है। इसमें 10 लोग बंजी जंपिंग वाली रोप को बांधकर ऊपर से कूदते हैं, लेकिन 10 में से किसी एक की ही रोप असली होती है और बाकी सभी नीचे गिरकर मारे जाते हैं। इस गेम में वही लोग हिस्सा लेते हैं जिन्हें अपनी जान प्यारी नहीं होती और वीआईपीस इन लोगों के नंबर पर सट्टा लगाकर एंटरटेन होते हैं। इसके बाद ये सभी ओल्ड मैन के लिए सपोर्टर्स ढूंढने लगते हैं। ओल्ड मैन ने शादी नहीं की थी, तो उसके परिवार में सिर्फ उसका भाई है जो उसकी मदद करने को तैयार था। कनाको काइजी को ये भी बताता है कि ओल्ड मैन की एक गर्लफ्रेंड और एक बेटा भी हुआ करते थे, लेकिन ओल्ड मैन ने उन दोनों को छोड़ दिया था। पर ओल्ड मैन ने उस औरत को एक बहुत ही फेमस पेंटिंग भेजी थी जो कि बेशकीमती हो सकती है। काइजी जब उस पेंटिंग की खोज में जाता है तो उसे वही लड़के मिलते हैं जिन्हें काइजी ने पहले गेम में हराया था। ये लोग काइजी को लूटना चाहते थे, लेकिन काइजी के पास अभी कुछ था ही नहीं, तो काइजी इन्हें भी अपनी टीम में शामिल कर लेता है। अब अगले दिन फाइनल जजमेंट गेम शुरू होता है और हम एक बड़ा सा तराजू देखते हैं। दोनों प्लेयर्स कुरोसाकी और ओल्ड मैन आमने सामने आते हैं और फिर गेम के रूल्स बताए जाते हैं। ये गेम 5 घंटों तक खेला जाएगा और इस टाइम के अंदर फेंके गए सभी सोने के सिक्के वैलिड होंगे और 3 बार ये रिवील किया जाएगा कि किसका पल्ला भारी चल रहा है। इसके बाद ये दोनों पार्टीज अपनी सारी धन दौलत इन्हें लाकर दे देते हैं, जिन्हें तुरंत ही सोने के बार्स और सिक्कों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुरोसाकी की तरफ 40 बिलियन का सोना था, जबकि ओल्ड मैन की साइड 50 बिलियन का। इसके बाद ये दोनों यहाँ खड़े फैंस या ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, जिनमें ये खुद को एक अच्छा इंसान और दूसरे प्लेयर को बुरा इंसान बताते हैं। अब सपोर्टर्स की बारी थी, जो अपने पैसों से इन लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स को बुलाया जाता है। कुरोसाकी की तरफ से कई सारे फ्रेंड्स आते हैं, लेकिन देखने से ही पता चल रहा था कि ये लोग उसके दोस्त नहीं है। ये लोग कुरोसाकी के एम्प्लॉइज थे, जिन्हें मजबूरी में यहाँ आना पड़ा, वरना कुरोसाकी इन्हें जॉब से निकाल देता। ओल्ड मैन की तरफ से भी उसका बेस्ट फ्रेंड एक बहुत ही ज्यादा कीमती आर्टिफैक्ट लेकर आता है, लेकिन ये आर्टिफैक्ट कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है, क्योंकि इसे इलीगल ट्रेड में खरीदा गया था और इसीलिए इसकी कोई भी कीमत नहीं मिलती। इसके बाद ओल्ड मैन का एक और दोस्त यहाँ आता है, लेकिन वो अपना सोना कुरोसाकी के पल्ले में डाल देता है, क्योंकि कुरोसाकी ने कुछ दिन पहले उससे मिलकर उसे डरा दिया था। इसके बाद फिक्सर्स की बारी थी, जिसमें बैंक वाले इनकी मदद करने आते हैं, लेकिन ये भी ओल्ड मैन की ज्यादा मदद नहीं करते। कुरोसाकी ने इन्हें भी खरीद लिया था। अब इसके बाद दोनों प्लेयर्स का वजन किया जाता है और अभी ओल्ड मैन का पल्ला थोड़ा सा ही भारी था। अब अगले राउंड में फैमिली की बारी थी। कुरोसाकी अपनी वाइफ को बुलाता है, जिससे उसने 3 दिन पहले ही शादी की थी और साफ पता चल रहा था कि उसने गेम को जीतने के लिए ही इस लड़की से शादी की है, जिसका बाप बहुत ही अमीर है और ये कुरोसाकी के लिए पूरे 11 बिलियन लेकर आई थी। इधर ओल्ड मैन का भाई भी
अपनी 5 बिलियन की जमीन बेचने आया था। लेकिन इवोल्यूशन के बाद इन्हें पता चलता है कि उस जमीन की कीमत अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि उस जगह के पास गवर्नमेंट प्रोजेक्ट बनने वाला है और ये भी कुरोसाकी की ही चाल थी और इसमें उसकी मदद ताकाकुरा ने की थी। लेकिन काइजी को एक बात समझ नहीं आती कि ओल्ड मैन के फ्रेंड्स और फैमिली की दौलत के बारे में कुरोसाकी को कहां से पता चला, जबकि ये सभी लोग इस गेम के लिए एक सेफ जगह पर छुपे हुए थे। मतलब इनके ही किसी आदमी ने ये सब इन्फॉर्मेशन कुरोसाकी को दी थी और ये आदमी और कोई नहीं ओल्ड मैन का सेक्रेटरी कनाको है। और कनाको यहाँ उसी फेमस पेंटिंग को लेकर आता है जो कि ओल्ड मैन ने अपनी लवर को भेजी थी। कनाको असल में और कोई नहीं बल्कि ओल्ड मैन का वही खोया हुआ बेटा है और वो ओल्ड मैन से बदला लेना चाहता है उसकी मदर को छोड़ देने के लिए, और इसीलिए अब वो इस पेंटिंग से मिलने वाली कीमत को कुरोसाकी की साइड डाल देगा। लेकिन कुछ देर में ही इन्हें पता चलता है कि वो कोई फेमस पेंटिंग नहीं है और उसकी इन्हें कोई भी कीमत नहीं मिलेगी। सिर्फ उसकी फ्रेम के लिए इन्हें एक फूटी कौड़ी दी जाती है और ये देख कुरोसाकी बहुत गुस्सा करता है। ओल्ड मैन बताता है कि वो पेंटिंग उसने खुद ने ही कनाको की मदर के लिए बनाई थी और कनाको को गलत फहमी हुई है कि ओल्ड मैन ने उसकी मदर को छोड़ दिया था, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। कनाको को फिर अपनी गलती का एहसास होता है और वो उस फूटी कौड़ी को ओल्ड मैन वाले पल्ले में फेंकता है, लेकिन वो टकराकर घड़ी के कांटे पर जा गिरती है। अब दूसरी बार इनका वजन किया जाता है और अब कुरोसाकी का पल्ला भारी हो गया था। इसके बाद फैंस की बारी थी और वो सभी अपने सिक्के कुरोसाकी वाले पल्ले में फेंकने लगते हैं, क्योंकि कुरोसाकी ही जीतने वाला था और उसके जीतने पर इन सभी को डबल सिक्के वापस मिलेंगे। ओल्ड मैन की तरफ कोई भी सिक्के नहीं फेंक रहा था। काइजी समझ जाता है कि इस तरफ वो लोग हार जाएंगे और उन्हें जीतने के लिए कम से कम 10 बिलियन चाहिए होंगे। काइजी ने ओल्ड मैन से कहकर पहले ही अपने लिए 1 बिलियन अलग रखवा लिए थे और काइजी इस 1 बिलियन को मल्टीप्लाई करने निकल जाता है। लेकिन बाहर जाकर वो देखता है कि टी आइलैंड के सभी कसिनो बंद कर दिए गए थे। तभी काइजी को यहाँ एंडो मिलती है, वही एंडो जो पहले पार्ट में उसके सारे पैसे लेकर भाग गई थी। एंडो काइजी को बताती है कि अभी सिर्फ यहाँ पर बंजी जंपिंग वाला डेथ गेम ही खुला हुआ है। कुरोसाकी ने ये जानबूझकर किया है ताकि काइजी उस गेम को खेले और मारा जाए। लेकिन एंडो काइजी को उस गेम को जीतने का एक तरीका बताती है और काइजी भागता हुआ उस गेम को खेलने पहुंचता है। इस समय यहाँ ना तो कोई ऑडियंस थी और ना ही काइजी के अलावा और कोई प्लेयर था। तो अगर काइजी किसी तरह इस गेम में जिंदा बच जाता है तो उसे 1 बिलियन के बदले 10 बिलियन मिलेंगे। अब काइजी को 1 से 10 के बीच में रोप्स का नंबर चुनना था, लेकिन अगर काइजी सही नंबर चुन भी लेता है तो ये लोग उसे रीसेट कर सकते हैं। इसलिए कनाको पावर रूम में जाकर ब्लैक बॉक्स की पावर कट कर देता है, जिससे ये नंबर नहीं बदल पाते। ऑपरेटर बोलता है कि अगर अब काइजी ने गलत नंबर चुना तो वो मारा जाएगा, अगर सही नंबर चुना जो कि 9 है तो वो जीत जाएगा और कुरोसाकी बर्बाद हो जाएगा। दोनों में ही हमारा फायदा है। अब समय खत्म हो ही गया था और किरीनो नीचे आकर काइजी को सही नंबर बता देती है जो कि 9 था। इधर कुरोसाकी फैंस को बोलता है कि उन्हें और सिक्के डालने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जीत गया है और 5 घंटे का समय भी खत्म हो गया था। मतलब कुरोसाकी ने ये गेम जीत लिया और ये देखकर ओल्ड मैन को हार्ट अटैक आ गया था। तभी काइजी यहाँ 10 बिलियन लेकर आता है। कुरोसाकी उससे पूछता है कि वो जिंदा कैसे बच गया, जिस पर काइजी बताता है कि हमें पता चल गया था, गेम शुरू होने के कुछ देर पहले ही नंबर रीसेट किए जाते हैं और तब तक पिछले गेम का जीता हुआ नंबर ही विनिंग नंबर होता है। तो किरीनो ने कचरे में से पिछले गेम के सभी टिकट्स इकट्ठा किए और उनमें सिर्फ 9 नंबर नहीं था, मतलब वही पिछले गेम का विनिंग नंबर था। और इस गेम में नंबर रीसेट ना हो इसके लिए कनाको ने ब्लैक बॉक्स की पावर कट कर दी थी और फिर काइजी नंबर 9 वाली रोप को चूस कर कूद गया और जिंदा बच गया। कुरोसाकी कहता है कि फिर भी कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है, जिस पर काइजी बोलता है कि ये घड़ी 10 मिनट आगे चल रही है और उनके पास अभी भी समय है। सभी अपने डिवाइस में टाइम चेक करते हैं और ये सच था। असल में काइजी ने अपनी पहचान की एक औरत को यहाँ मेंटेनेंस की जॉब करने को बोला था, जिसे घड़ी रिपेयर करने का काफी एक्सपीरियंस था और उसी ने काइजी के कहने पर घड़ी को 10 मिनट आगे कर दिया, जिससे कुरोसाकी फैंस को सिक्के डालने से मना कर दे। कुरोसाकी बोलता है लेकिन फिर भी ये लोग इतने भारी सोने के बार्स को इतना ऊपर नहीं फेंक पाएंगे। और तभी यहाँ पर ढेर सारे ड्रोन्स आ जाते हैं जो कि काइजी के वही टावर वाले दोस्त लेकर आए थे और फिर ये लोग ड्रोन से उठाकर गोल्ड बार्स को ओल्ड मैन की साइड डालने लगते हैं
इसके बाद काइजी का दोस्त कोतारो भी उसकी मदद करने यहाँ आता है और अपने सिक्के ओल्ड मैन की तरफ डालने लगता है। उसे देखकर बाकी लोग भी ओल्ड मैन की तरफ ही सिक्के फेंकने लगते हैं और फिर टाइम खत्म हो जाता है। ओल्ड मैन की जगह काइजी उसके तराजू में खड़ा होता है और ये लोग देखते हैं कि कुरोसाकी थोड़े ज्यादा वजन के कारण जीत गया था। लेकिन तभी घड़ी का कांटा नीचे आता है और उसमें फंसे हुए कुछ सिक्के लड़कते हुए काइजी के पल्ले में आ गिरते हैं, जिससे काइजी का पल्ला भारी हो जाता है और ये लोग इस गेम को जीत लेते हैं। काइजी सबको बताता है कि उसी फूटी कौड़ी की वजह से इन लोगों ने इस गेम को जीता है, जिसे कुरोसाकी कुछ भी नहीं समझता था। इसके बाद टीआई का चेयरमैन कुरोसाकी को भी अंडरग्राउंड में डलवा देता है। तभी काइजी को बाहर ताकाकुरा मिलता है, जो उसे बताता है कि वो लोग मिनिस्टर को रिश्वत नहीं दे पाएंगे क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी डिपॉजिट ब्लॉकेट का बिल पास कर दिया है और कल आम जनता को भी इस बारे में पता चल जाएगा। इसके बाद हम प्रेसिडेंट और बाकी मिनिस्टर्स को देखते हैं जो कि एक कंटेनर में थे और नए नोट लेकर देश छोड़कर भागने वाले थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि कंटेनर के कोड्स किसी ने बदल दिए थे। काइजी ताकाकुरा को आकर बताता है कि उसने नए नोट छापने वाले प्रिंटिंग ब्यूरो को 100 बिलियन की रिश्वत देकर सारे कोड्स बदलवा दिए थे और सारे 3 कोड्स काइजी के पास है और उन कंटेनर्स में मिनिस्टर्स फंसे हुए हैं। इसके बाद काइजी ताकाकुरा के साथ रॉक पेपर सीजर्स खेलने को बोलता है। कनाको और किरीनो काइजी को मना करते हैं क्योंकि ताकाकुरा उस गेम में एक्सपर्ट है, लेकिन काइजी नहीं सुनता और कहता है कि अगर ताकाकुरा जीतता है तो काइजी उसे सारे कोड्स दे देगा, लेकिन अगर काइजी एक राउंड भी जीत जाता है तो ताकाकुरा को ये बिल कैंसिल करना होगा। ताकाकुरा मान जाता है और काइजी को रूल्स के बारे में बताता है कि उसे एटलीस्ट एक बार गोल्डन एग को अपने हाथ में रखकर रॉक चलना होगा और अगर इन दोनों के बीच में टाई होता है तो भी ताकाकुरा ही राउंड जीतेगा। ये अपना पहला राउंड चलते हैं जिसमें ताकाकुरा सीजर्स चलकर काइजी के पेपर को हरा देता है। अब दूसरा राउंड टाई हो जाता है। अब सिर्फ आखिरी राउंड बचा था और इस राउंड में काइजी ने गोल्डन एग नहीं उठाया था, तो ताकाकुरा को लगता है कि वो पेपर या सीजर्स ही चलेगा, लेकिन काइजी रॉक चल उसे हरा देता है, जो कि ताकाकुरा ने नहीं सोचा था। लेकिन ताकाकुरा काइजी को धोखा देता है और बोलता है कि वो फिर भी बिल को नहीं रोकेगा। और अगले दिन जापान के लोगों को खबर मिलती है कि उनके बैंक में रखे सभी पैसे इनवैलिड हो गए हैं। ये सुन चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग बैंकों के पास जाकर भीड़ लगाते हैं और कर्जे में दबे लोग तो सुसाइड भी कर रहे थे। वहीं इधर प्रेसिडेंट और बाकी मिनिस्टर्स ने पहले ही अपने नए नोट्स बदल लिए थे, लेकिन वो देखते हैं कि उन बैगों में नए नोट्स नहीं बल्कि पुराने नोट्स ही भरे हुए थे। असल में काइजी ने प्रिंटिंग ब्यूरो को रिश्वत देकर नोट्स भी बदलवा दिए थे। अब क्योंकि मिनिस्टर्स के पास ही नए नोट्स नहीं थे तो वो इस बिल को तुरंत ही खारिज कर देते हैं और कहते हैं कि नए बिल की बस अफवाह फैलाई गई थी। काइजी ताकाकुरा को एक बड़ा झटका देता है कि उसने सभी मिनिस्टर्स की वीडियो जिसमें वो नए नोट्स लेने गए थे इंटरनेट पर डाल दी है, जिससे सभी लोगों को उनका असली चेहरा दिख जाता है कि उनके प्रेसिडेंट और मिनिस्टर्स को आम लोगों की कोई परवाह नहीं है और उन्हें बस खुद की जेब भरने से मतलब है। अब काइजी ने न सिर्फ भ्रष्ट बिल को बल्कि इस भ्रष्ट सरकार को ही गिरा दिया था। कुछ दिनों बाद काइजी अपने दोस्तों को उसकी मदद करने के लिए करोड़ों रुपए देता है। ओल्ड मैन का बिजनेस अब उसके बेटे कनाको ने संभाल लिया था और अब यहाँ सिर्फ 2 बैग्स थे, एक बड़ा और एक छोटा। किरीनो काइजी से कहती है कि सबसे ज्यादा काम उसी ने किया है तो वो अपनी पसंद का बैग उठा सकता है और काइजी बड़ा वाला बैग खुद के लिए चुनता है और किरीनो छोटा बैग लेकर यहाँ से चली जाती है। अब काइजी अपना पैसों से भरा हुआ बैग लेकर एक महंगे रेस्टोरेंट में जाता है और पेट भरकर खाना और पीना करता है। इधर हम देखते हैं कि किरीनो वो बैग लेकर सीधा एंडो के पास गई थी। असल में एंडो ने जो काइजी की मदद की थी उसके बदले एंडो को काइजी का हिस्सा चाहिए था और काइजी की जान बचाने के लिए किरीनो इसके लिए मान गई थी। इसके बाद एंडो ने किरीनो से कहा कि सब कुछ खत्म होने के बाद वो 2 बैग्स तैयार करे, एक बड़ा और एक छोटा, लेकिन वो बड़े वाले बैग में पैसा ना डाले। अगर काइजी लालच के कारण बड़ा वाला बैग चुनता है तो ये उसकी किस्मत। तो अब किरीनो काइजी के हिस्से के पैसे जो छोटे बैग में थे एंडो को दे देती है और अपने हिस्से के पैसे उसने अलग ही बैग में भरे थे। इधर काइजी जब अपना बड़ा सा बैग ओपन करता है तो उसमें पैसों की जगह पानी की बोतल्स भरी हुई थी। तो दोस्तों काइजी ने भले ही देश को बचा लिया, लेकिन इस मूवी के आखिर में भी उसका कट गया। काइजी के पास फिर से चिल्लर ही बची थी, लेकिन कम से कम उसके पास पानी की बोतल से भरा हुआ बैग तो है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आप काइजी के तीसरे पार्ट को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे कमेंट करके जरूर बताएं।
मुझे ये पार्ट पिछले दोनों पार्ट से थोड़ा वीक लगा क्योंकि इसमें पॉलिटिक्स कुछ ज्यादा ही डाल दी गई थी और बेचारे काइजी को इसमें भी हैप्पी एंडिंग नहीं मिली। अगर आप फ्यूचर में और भी ऐसी डेथ गेम मूवीज को देखना चाहते हैं तो कमेंट में काइजी के लिए हैप्पी एंडिंग जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।